सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। साथियों, आज 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 हम लोग आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत का राजनीतिक भविष्य। सम्मानित साथियों, भारत का राजनीतिक भविष्य का विषय हम आज आपके बीच में लेके आए हैं, जो कि अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट विषय रहेगा। तो क्योंकि सभी लोग परेशान हैं, पूरा देश परेशान है, देश के सभी लोग परेशान हैं कि आखिर इस देश का क्या होगा, ये देश कहां जाकर के रुकेगा। दुनिया के सभी देश, विश्व के सभी देश ऊपर की तरफ जा रहे हैं और भारत देश जो है वो डाउनफॉल जा रहा है। तो इसलिए सभी लोग परेशान हैं। इसलिए किसी भी देश के भविष्य के बारे में अगर आपको प्रिडिक्शन करना हो तो उसके लिए हमको उस देश की राजनीतिक स्थिति का पता होना साथियों बहुत जरूरी है। हमारा देश किस तरफ जाएगा, इस बात को तय जो करेगा वो भारत की राजनीतिक व्यवस्था करेगी। इसलिए भारत का भविष्य को देखने के लिए हमको भारत की राजनीतिक व्यवस्था को देखना पड़ेगा, भारत का राजनीतिक भविष्य हमको साथियों देखना पड़ेगा। इसलिए हम आज आपके बीच में जो है ये लेकर के आए हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि आप सभी साथी जो भी इसको देख रहे हैं वो सभी साथी जो है साथ साथ इसको शेयर भी करते जाएं, और जिससे कि अधिकांश ज्यादा लोग इसको लाइव देख सके। सम्मानित साथियों, इसलिए आज हम आपके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट विषय लेकर के आए हैं। जी सर। साथियों, राजनीति को समझने के लिए या किसी भी क्षेत्र में किसी का भी भविष्यवाणी करने के लिए, क्योंकि हमने राजनीतिक भविष्य की बात की है, तो किसी भी क्षेत्र में किसी की भी भविष्यवाणी करने के लिए हमको उसी चीज के उसी जिसमें हम भविष्यवाणी कर रहे हैं उसकी हमको उसका जो भूतकाल है और जो उसका वर्तमान काल है उस पे साथियों आपका जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। किस प्रकार से उसका भूतकाल जो है वो बीता है, वर्तमान क्या चल रहा है। जब हमारे इन दोनों चीजों पर हमारा अध्ययन होगा, इस पर हमारी पकड़ होगी, वो भी बिना किसी पक्षपात के, क्योंकि जो भूतकाल जो चला गया है उसमें तो कोई पक्षपात आप कर नहीं सकते, उसमें तो बिल्कुल आपको फैक्ट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उसको अगर आप बिना किसी पक्षपात के आप अगर सामने रखते हैं डाटा के रूप में, तो आप एक अच्छे भविष्यवाणी की आप साथियों उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपके बीच में पुराने समय से लेकर के आएंगे और आगे वर्तमान में जो चल रहा है वो हम आपको बताएंगे, और उसके बाद में भविष्य में भारत की क्या व्यवस्था रहेगी, भारत का राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा, इस बारे में साथियों हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट विषय रहेगा। इसलिए साथियों, हम लोग सत्ता की बात करें, हम लोग राजनीति की बात करें, तो राजनीति के चलने के तरीके ये रहे हैं सम्मानित साथियों। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे सत्ता के ये आधार रहे हैं, सत्ता प्राप्त करने के ये आधार रहे हैं, ये बेस रहा है जिसके आधार पर सत्ताएं चली है सम्मानित साथियों। राजा बने हैं, सत्ता बने हैं, विश्व लेवल पे ऐसे चला है। आपको धीरे धीरे आपको ये बातें समझ में आएंगी, और भारत लेवल पे ऐसे चला है सम्मानित साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आपके बीच में हम लोगों ने रखा है। विश्व लेवल पे जब सत्ता जो है, राजा का जो मामला है, सत्ता का जो मामला है, जब पूरी दुनिया एक तरह से खाना बदोश टाइप की जिंदगी जी रही थी और रूल ऑफ जंगल था इस दुनिया के अंदर, रूल ऑफ जंगल चलता था, तो सम्मानित साथियों उस समय एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो लोग कबीले के रूप में बनते आ रहे थे, ग्रुप में जो बनते आ रहे थे, जो सभ्यता वाली लाइफ के जीने की शुरुआत कर रहे थे, तो सम्मानित साथियों उन लोगों ने एक चयन किया कि हमारे पूरे ग्रुप में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा हम उसको अपना राजा चुनेंगे सम्मानित साथियों। तो इसलिए बुद्धि का शासन आया इस दुनिया में, बुद्धि का शासन आया। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने कबीले का, अपने ग्रुप का हेड माना गया, उसको राजा घोषित किया, उसके निर्णयों को जो है माना गया पूरे कबीले के, पूरे ग्रुप के द्वारा। इसी प्रकार से सम्मानित साथियों बुद्धि का इस दुनिया में बुद्धि की सत्ता आई। इस दुनिया में बुद्धिमान व्यक्ति को राजा बनाना शुरू हुआ, तो भारत के अंदर बुद्धिमान ब्राह्मण बताया गया है सम्मानित साथियों। ये आपका विश्व लेवल पर है, एक्सक्लूडिंग भारत को छोड़ करके है।
तो दुनिया में जब भी जो है, जब राजा की शुरुआत हुई, सत्ता की शुरुआत हुई, असभ्य लोगों से लोग सभ्यता की तरफ गए, तो बुद्धिमान लोगों को राजा बनाया गया, अपने कबीले का हेड बनाया गया, उसकी बातों को माना गया। तो भारत के अंदर उसको उठा करके हम लाएंगे, इसी चीज को हम उठा के लाएंगे सम्मानित साथियों, तो भारत के अंदर ब्राह्मण को बुद्धिजीवी माना गया है। बहुत से लोग ये जो है, ये जो ब्राह्मण जो है, ये भारत के बुद्धिजीवी लोगों का एक समूह है। ये मैं नहीं कहता, ये जो है बाबा साहब ने कहा है कि ब्राह्मण भारत देश के बुद्धिजीवी लोगों का समूह है। आप बाबा साहब की किताबों को पढ़ सकते हैं, उनके वॉल्यूम में लिखा हुआ है। तो जब बुद्धि का यहाँ पर बात बढ़ी, तो यहाँ पर ब्राह्मण का स्थान बड़ा सम्मानित साथियों। ये दौर है, इसी प्रकार से साथियों ये नियम चलते आए हैं। पहले बुद्धि का शासन चला, और जब बुद्धि के नाम से जब एक कुर्सी बन गई, एक सत्ता बन गई, एक कुर्सी बन गई, एक सिंहासन बन गया, तो उसको बाहुबल के आधार पर उसको छीना जाना शुरू हुआ सम्मानित साथियों। ये इसका क्रिएशन हुआ इस कुर्सी का। फिर बाहुबल के, जब उस समय तलवारों का दौर आया, एक राजा दूसरे राजा की हत्या करता था, और उसके बाद में उस कुर्सी को वो उस सिंहासन पे जाकर के, उस किले पे जाकर के, उस महल पे जाकर वो कब्जा कर लेता था। तो बाहुबली लोगों का साथियों शासन आना शुरू हुआ, जो कि तुम्हारे बीच में से अभी कुछ दिन पहले से ही साथियों जा रहा है। और भारत के अंदर क्षत्रिय को बाहुबली माना गया। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं, आपको आगे और अच्छी बातें समझ में आएंगी। उसके बाद में साथियों धनबल का सत्ता होती है, जो इस समय वर्तमान में चल रही है। फिर जनबल की सत्ता होती है। तो साथियों इसमें जनबल के मामले में यहाँ पर शूद्र साथियों आता है निकल के। हमारे जितने भी जो है सभी समाज में जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी भी की है। तो साथियों ये इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। वर्ल्ड लेवल पे ऐसे चल रहा है, क्योंकि वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, वहां पे ऐसा कोई वहां पर ग्रुप नहीं है। लेकिन भारत के अंदर ये इस प्रकार से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिजीवी को ये बोला जाता है, बाहुबली को ये बोला जाता है, और धनबल वालों को वैश्य बोला जाता है। आगे आपको समझ में आएगा। और जनबल वालों को यहाँ पर शूद्र बोला जाता है, जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने आपको बताने का प्रयास किया। तो साथियों आगे आपको बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जी सर। साथियों जो हमने पीछे आपको बताया है, आप इसको समझ सकते हैं। आजादी से लेकर वर्तमान तक की राजनीतिक दौर क्या चल रहा, क्या रहा, ये आप समझ सकते हैं। बिल्कुल वही दौर चल रहा है। तो किस प्रकार से आगे जाएगा। 1947 से लेकर 1984 तक, लगभग 1984 तक कांग्रेस का शासन रहा, बुद्धिजीवी ब्राह्मण का शासन रहा, ऐसा माना गया सम्मानित साथियों। वो बात अलग है कि वो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग देश हित में ना करें कुछ लोग, वो बात एक अलग है। लेकिन आपने देखा होगा जो शेड्यूल जो है, जो की व्यवस्था, जो सत्ता चलने का जो शेड्यूल है, वो पूरे भारत में आपको देखने के लिए सम्मानित साथियों मिलेगा। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब से लेकर के 1984 तक कंटिन्यू कांग्रेस का शासन रहा। कांग्रेस को ब्राह्मणों की पार्टी कहकर के साथियों ये जाना जाता है देश के अंदर। तो ये पूरा बुद्धिजीवी का मतलब पहले जो होता है वो बुद्धिजीवी के हिसाब से होता है। जब ऐसा हुआ तो 1984 से लेकर के 2014 तक सम्मानित साथियों बुद्धिबल में और बाहुबल में संघर्ष होना शुरू हुआ। क्षत्रिय समाज के लोगों ने भी इंटरफेरेंस देनी शुरू करी सम्मानित साथियों। ये इंटरफेरेंस देनी शुरू करी कि हम भी सत्ता में आएंगे। क्यों? क्योंकि साथियों बात आगे बढ़नी थी, बात जनवरी की तरफ जानी थी, लेकिन जो उसका चयन है वो आने वहीं से होगी सम्मानित साथियों। तो उस चयन के आधार पर बुद्धिजीवी के बाद बाहुबली आता है। तो बाहुबली ने इंटरफेरेंस करना शुरू करा। जब इंटरफेरेंस करना शुरू करा तो उसी समय 1984 में बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ सम्मानित साथियों। साहब कांशीराम जी आए जनबल को लेकर के साथियों, संख्या बताने के लिए आए, जनबल की बात करने के लिए आए। तो ये जो निकल करके ब्राह्मण से क्षत्रिय की तरफ गया, उस समय वीपी सिंह, चंद्रशेखर जैसे बहुत से जो प्रधानमंत्री जो क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखते थे, वो देश के प्रधानमंत्री साथियों बनने शुरू हुए। क्योंकि वो बुद्धिजीवी लोगों से हट करके जो है बाहुबली की तरफ वो आ रहा था, तो ये ब्राह्मण से क्षत्रिय की तरफ जा रहा था। तो उसी बीच में सम्मानित साथियों जनबल को लेकर के मान्यवर साहब कांशीराम जी हमारे बीच में आए, और उसके बीच में जो है वो धनबल आकर के साथियों अटकता है। उसके बीच में आप इस बात को देख सकते हैं सम्मानित साथियों। तो बुद्धिजीवी ये लोग इसमें संघर्ष आना शुरू हुआ। क्षत्रिय समाज के लोगों ने, इसमें बड़े बड़े क्षत्रिय समाज के राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े लोग, जो ब्राह्मण समाज के हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके ब्राह्मणों के साथ साथ क्षत्रिय समाज की राजनीति में
आना बहुत मजबूती से शुरू हुई, क्योंकि ये शेड्यूल होता है, ये इंडिया में भी हुआ, ये दुनिया में हुआ, ऐसा ही पूरी दुनिया में आगे होना भी है सम्मानित साथियों। तो ब्राह्मण के बाद क्षत्रियों के हाथ में आया, जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में और आपके जो है बहुत से स्टेटों में, अभी भी आपके जो है मध्य प्रदेश और स्टेटों में क्षत्रिय समाज के लोगों को अधिकांश आपने देखा होगा सक्रिय होकर के वो जो है सीएम बन रहे हैं। तो इसलिए सम्मानित साथियों यहाँ पर ये सब चला। उस समय जनबल को लेकर के मान्यवर साहब कांशीराम जी आपके बीच में आए और 1914 तक संघर्ष रहा इन दोनों लोगों का। 1914 के बाद में सम्मानित साथियों धन बल का सत्ता आनी शुरू हुई इस देश में। धन के आधार पर आपको शायद जानकारी होगी, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब हमारे वो क्या नाम था उनका, लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में ये बात चल रही थी कि उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए उनको जो रखा जाए, तो दूसरी तरफ से नाम आया कि नरेंद्र मोदी जी को रखा जाए। तो साथियों इसलिए वो जीत गए थे, इसलिए वो ऊपर आ गए थे उनसे, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हम धन का इंतजाम बहुत अच्छा कर देंगे, धन की कोई कमी नहीं आने देंगे। तो साथियों ये धन बल जो चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है इस समय, वो धनबल का दौर चल रहा है। इसके बाद में ये जनबल और धनबल और ये जो तीनों चार जो चीजें हैं, इसके बीच में संघर्ष चल रहा है। तो ये जाएगा किधर, ये पहुंचेगा किधर, ये बात साथियों हम आपको बताएंगे। तो 2014 से लेकर के अब तक जो है पूरा धनबल के आधार पर चल रहा है। धन जो मैंने आपको बताया वो वैश्य के पास है, लेकिन सम्मानित साथियों यहाँ पर वैश्य से एक चीज और ऊपर बढ़कर के निकल के आ रही है, वो है जैन का प्रवेश। साथियों भारतीय राजनीति में जैन का प्रवेश, ये जैन जो है ये हमारे जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, जितने भी टॉप 4-5 जो लोग हैं, ये चारों पांचों के पांचों साथी जैन हैं, जो कि गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं। तो जैन का प्रवेश यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर ये जो लोग हैं जैन बहुत चालाकी के साथ में देश की राजनीति में प्रवेश कर रहा है। ये पूरे देश के लोगों को समझना पड़ेगा, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आई तो बहुत दिक्कत इस देश के लोगों को हो सकती है। जैन हिंदू नहीं है साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जैन हिंदू नहीं है। जैन एक अलग धर्म है जिसमें भारत देश के अंदर 0.5% लोग निवास करते हैं मुश्किल से, लेकिन वो इतने चालाक हैं, इतने चतुर हैं, इतने एडवांस हैं कि वो पहले वो वैश्य के अंदर प्रवेश करते हैं। जैन अपने आप को हिंदू नहीं बोलता है, जैन अपने आप को बढ़िया बोलता है, जैन अपने आप को वैश्य बोलता है। जब वो बढ़िया बोलता है, बढ़िया के बीच में जाके बैठता है, तो बढ़िया उसको जो है अपने साथियों के बीच में जो घुमाता है, तो अपने हिंदू, क्योंकि ये जो वैश्य है ये हिंदू है, तो जैन पहले बढ़िया बनता है, वैश्य बनता है, वैश्य पे उसको हिंदू के रूप में लेकर के जाता है और उसके बाद में वो पूरे देश की राजनीति पे काबिज हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप किसी छोटे से आप उसमें देख सकते हैं, आपने ये तो बहुत सुना होगा कि इस पूरे महानगर के अंदर, पूरे शहर के अंदर 5000 ब्राह्मण है, या विधानसभा में 5000 ब्राह्मण है, वो वहां का विधायक है, वो वहां का चेयरमैन है, ये तो आपने सुना होगा। इससे भी आगे बढ़ के साथियों सुना आपने ये भी होगा कि पूरे महानगर के अंदर केवल एक परिवार जैनियों का है जिसमें केवल 100 वोट हैं और साथियों वो वहां का मेयर होता है। 100 वोट वाला जैन बनिया जो होता है, जैन जो होता है, वो वहां का जैनी जो होता है, जैन साहब, वो वहां के मेयर होते हैं, जबकि उसके पूरे शहर में उसके पूरे केवल 100 वोट हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो जैन होने के बाद वो वैश्य में बैठता है, बढ़िया में बैठता है, फिर वो हिंदू का वोट दिलवा करके उसको मेयर बना देता है। तो साथियों जैनियों का जो प्रवेश हुआ है भारत की राजनीति में, यहाँ से संघर्ष जो चल रहा है, ये आपको साथियों समझना है, ये आपको आगे बात हमारी साथियों समझ में आएगी। जी सर, धनबल के द्वारा सत्ता को साथियों ये जो इस समय जो दौर चल रहा है, धनबल के द्वारा, धन के द्वारा मतलब जैन भाइयों के उनके द्वारा, उन जैन लोग जो है वैश्य का प्रयोग करके, बढ़ियाओं का प्रयोग करके धन उनके पास है, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय जो धन है वो अडानी अंबानी के पास है, वो दोनों जैनी है। पूरे देश को वो खरीद सकते हैं। लगभग 60-70% स्टेट जो है, संपत्ति जो है वो उनके हाथ में पहुंच चुकी है, बाकी और लोग बैठे हुए हैं। तो ये धनबल के आधार पर साथियों ये इस पूरी सत्ता को, धन के आधार पर ये लोग पूरी सत्ता को लंबा चलाना चाहते हैं। धन के आधार पर ये लंबा चलाना चाहते हैं, लंबा करने के बाद इसको स्थायी करना चाहते हैं
और स्थायी करने के बाद इस देश में राजतंत्र को सम्मानित साथियों ये लोग स्थापित करना चाहते हैं। ये किसके माध्यम से करना चाहते हैं? ये धन के माध्यम से साथियों ये करना चाहते हैं। आप जानते होंगे पूरे देश के लोगों को पैसे से तोड़ा जा रहा है, पैसे से कमर तोड़ी जा रही है। आपने देखा होगा पूरे देश की आर्थिक रूप से उसको बहुत कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि जब देश के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, अपने पेट के लिए जब वो लोग सोचेंगे सम्मानित साथियों, जब उनका ध्यान पूरा पेट पे आ जाएगा तो उनका ये काम करना बंद कर देगा। यहाँ से राजनीति निकलती है, यहाँ पे रोटी चाहिए, यहाँ पे विचार चाहिए। जब किसी आदमी को पूरा आप यहीं पर सेंट्राइज कर देंगे, पेट के लिए सुबह शाम के लिए वो आदमी परेशान रहेगा, तो उसका दिमाग राजनीतिक सोच रखना बंद कर देगा सम्मानित साथियों। इसलिए उन लोगों ने पूरा प्रोग्राम बनाया कि अर्थ को पैसे से देश के लोगों को तोड़ा जाए और उस पैसे को कुछ लोगों के हाथ में सेंट्राइज किया जाए। तो जब वे लोग रोटी के लिए तड़पेंगे, परेशान होंगे, मरेंगे, तो वो पैसे वालों की लोगों की तरफ देखेंगे, और जब वो पैसे वाले लोगों की तरफ देखेंगे तो पूरी ताकत उनके हाथ में आ जाएगी। फिर वो इस व्यवस्था को, इस सत्ता को लंबी जो चलान इस समय लंबा कर रहे हैं ये लोग, ये कहते हैं अभी हम लोग और चलेंगे, इसको स्थायी करेंगे और उसके बाद ये राजतंत्र में परिवर्तित करने का सम्मानित साथी का कार्यक्रम है। लेकिन आगे होना क्या है ये हम आपको बताएंगे। इसलिए सम्मानित साथी ये लोग पूरा जो जनबल है, जिसको बहुजन कहा गया मान्यवर साहब कांशीराम जी के द्वारा, साथियों ये SC ST OBC माइनॉरिटीज का ग्रुप नहीं है, इसमें सभी लोग आते हैं। यही बात मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी कही थी कि मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। इसीलिए मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सबसे पहले 1994 में ब्राह्मण समाज के जयंत मल्होत्रा को राज्यसभा में भेजने का काम किया था, ये प्रूफ करने का काम किया था कि मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, मैं व्यवस्था के विरोध में हूं सम्मानित साथियों। इसलिए जनबल जो है इन लोगों के पास बहुत बड़ी संख्या है, इसको आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है, जिससे कि ये लोग इनके पास में आश्रित हो जाए सम्मानित साथियों। ये इनका कार्यक्रम है, ये बहुत बड़ा गेम पूरे देश में चलाया जा रहा है। जैसे कि उनके क्या तरीके हैं, रोजगार को छीन रहे सम्मानित साथियों, वो लोग निजीकरण कर रहे हैं। 1.5 लाख की नौकरी करने वाला बीटेक होल्डर आपको 15,000 रुपए में नौकरी के लिए मारा घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये साथियों इसी की देन है। ये जब निजीकरण हो जाएगा, अडानी अंबानी के हाथ में ये पूरे सिस्टम चला जाएगा, रेलवे चला जाएगा और आपका टेलीफोन विभाग चला जाएगा, जो भी कुछ जितने भी रोजगार हैं जब इन लोगों के हाथ में चले जाएंगे तो वहां पे काम करने वाला आदमी जो है, जो एम्प्लॉय जो है, वो इनके ऊपर आश्रित हो जाएगा सम्मानित साथियों। ये यहाँ पे आश्रित हो जाएगा। उधर से वो शिक्षा को खराब कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। 12वीं तक की जो गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन है उसको पूरी तरह से धूमिल किया जा रहा है। शिक्षा नहीं होगी तो विचार क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए सम्मानित साथियों ये इनका ये कार्यक्रम है, हम लोग बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। साथियों आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से कि धन कहां पर होता है, मध्यम वर्ग के पास धन कहां पर होता है। 3 प्रकार से था तो उसके पास में धन होता है। जनवर्ग के पास में 3 रूप में धन होता है। छोटे व्यापार करता है, छोटे छोटे काम करता है वो। नंबर 2 नौकरी करता है। नंबर 3 कृषि जमीन होती है उसके पास में, कृषि करता है। उसके साथ ही 3 मोड में 3 प्रकार से मध्यम वर्ग के पास में, जनवर्ग के पास में धन होता है सम्मानित साथियों। इसको इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। यहाँ से व्यापार पूरे खत्म किए जा रहे हैं, व्यापार को ग्लोबलाइज किया जा रहा है, बड़े बड़े मॉल तैयार किए जा रहे हैं, छोटे छोटे व्यापार समाप्त किए जा रहे हैं सम्मानित साथियों। नौकरियों को छीना जा रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हो। यहाँ पे पैसा होता है इन लोगों के पास में खर्चा पाने के लिए। कृषि को छीना जा रहा है सम्मानित साथियों, खेती को छीना जा रहा है, पूरी खेती को प्राइवेट कर दिया जाएगा, अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में उसको दे दिया जाएगा। तो साथियों ये कृषि के लिए कार्य कानून बनाए जा रहे हैं, अनावश्यक कर वसूली की जा रही है, पूरे चीज को महंगा किया जा रहा है। महंगा जब तक करते जाएंगे ये लोग, आप साथियों इसको समझ रहेंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये तब तक करते जाएंगे इस महंगाई को जब तक तुम लोग पूरी तरह से टूट नहीं जाओगे, जब तक देश के लोग पूरी तरह से टूट नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा रोड पर आप गाड़ी चलाओ, थोड़ी देर के चलने के बाद आपको टोल मिलेगा। जब आपने रोड का टोल भर दिया है सम्मानित साथियों, आप लोगों ने आरटीओ को टोल भर दिया और विकास के रूप में आप रोड बताते हैं। आपने ये कहा कि हमने आपसे टोल, आपने आपका टोल टैक्स, रोड टैक्स ले लिया, उसके बाद उसी रोड को आप विकास के रूप में बताते हैं और फिर उसका आप टोल लेते हैं। आप जानते होंगे इतना जितना पैसा आपका तेल में खर्च होता है
उसका आधा पैसा आपको टोल में देना पड़ेगा। अब तो नियम ये भी बनने जा रहा है कि आपकी जीपीएस क्या होता है, उसके माध्यम से आपकी गाड़ी को वहां पे वो उसको ट्रैक करेंगे और उसके बाद में जितनी गाड़ी आपकी रोड पे चलेगी, चाहे टोल नहीं भी आया हो, आपको नहीं मिला हो, जितनी गाड़ी आपको रोड पे चलेगी उतने में आपके खाते से आपका टोल कट जाएगा। साथियों ये भी नियम बनने जा रहा है। इस प्रकार से अनावश्यक तरीके से साथियों वसूली की जा रही है, कमर तोड़ महंगाई की जा रही है। क्यों? जिससे कि जो जानवर है वो धन से टूट करके इस धनबल वाले के पास साथियों जाकर के आश्रित हो जाए, ये इनका कार्यक्रम है। तो साथियों ये इनका प्रोग्राम है, इससे हम लोगों को सचेत रहना है। आगे साथियों आपके बीच में अपनी बात को रखते हैं। राजतंत्र को स्थापित करने के लिए राजनीतिक सोच पर प्रहार करा है इन्होंने। साथियों आपको आगे बातें और समझ में आएंगी। यहाँ पे आपको समझने वाली चीज 3-4 चीजें ये है कि राजतंत्र स्थापित हो सके, इसके लिए उन्होंने राजनीतिक सोच पर ही प्रहार करा हुआ है। जैसे नंबर 1, ईवीएम के द्वारा जनबल को, बहुजन का मनोबल गिराकर राजनीतिक सोच को समाप्त करना। आप में से बहुत से लोग ईवीएम के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, बात जायज है, मैं उनकी बात को नाजायज नहीं बोल रहा, उनकी बात जायज है, उनकी मांग जायज है, लेकिन ईवीएम के माध्यम से वो क्या इसमें देश में कैसे मनोबल तोड़ना चाहते हैं आपको बताते हैं, खुद बताते हैं। घोटाला हो गया और ये हो गया, हो भी रहा है, हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि जब हमारा बटन जो हम चाहते हैं उस बटन को दबाने से, जब कमल का बटन दबता है, कमल के फूल का बटन दबता है, तो हमको फिर वोट डालने से क्या फायदा होगा? इससे सम्मानित क्या होगा साथियों? आपका जो है धीरे धीरे आपका जो है सोच जो है बदलती चली जाएगी, राजनीति से आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। यार बेकार है, जीतनी तो भाजपा ही है, जीतनी तो ईवीएम ही है, ये कहीं पे कुछ करते हैं, कहीं पे कुछ करते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्हीं को जीतना है। तो ऐसे क्या होगा जब आप लोग 10-15 साल तक इसी प्रकार से सोचते रहेंगे, 10-20 साल तक आप इसी प्रकार से सोचते रहेंगे, तो साथियों आपके दिमाग से राजनीतिक आपकी सोच समाप्त हो जाएगी कि राजनीति करने से कोई फायदा नहीं है, जीतना तो उन्हीं को है। उसके बाद सम्मानित साथियों जैसे अन्य देशों में ईवीएम समाप्त हुई है, ऐसे भारत के अंदर भी ईवीएम समाप्त होगी, लेकिन वो जब होगी जब आपके दिमाग में से राजनीतिक सोच समाप्त कर दी जाएगी। इसलिए सम्मानित साथियों मेरा खास तौर से युवाओं से निवेदन है कि आप लोग ईवीएम के खिलाफ भी संघर्ष करें, लेकिन आप लोग हताश होकर के घर पे ना बैठें, राजनीतिक सोच अपने अंदर आप बना करके रखें। इसको आप कैडर के माध्यम से मूवमेंट की जानकारी दे करके आप सभी समाज के लोगों को आप लोग इससे जागरूक करते रहें कि भाई ईवीएम जब बंद होगी तब तक आप राजनीति को करते रहो, जिससे कि सम्मानित साथियों जब ईवीएम बंद होगी तो उस समय आपके दिमाग में राजनीतिक सोच बनी रहे, तो आप सत्ता के लिए आप लोग प्रयास कर सके। सम्मानित साथियों जनता को प्रलोभन देते हैं ये लोग, जैसे मुफ्त में राशन दे देंगे, हम आपको भत्ता देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे आदि। साथियों माननीय साहब कांशीराम जी अपने स्पीच में कहा करते थे कि जिस देश के लोगों को फ्री के खाने की आदत पड़ जाएगी उसका कभी भी दिमाग का विकास नहीं हो सकता है, और वो समाज कभी भी क्रांति नहीं कर सकता है, परिवर्तन नहीं कर सकता। इसलिए आपको फ्री में ला करके छोड़ दिया। इसी बात को माननीय बहन जी भी कहा करती हैं, साहब कांशीराम जी भी कहा करते थे कि मैं अपने गरीब समाज को, सब समाज में से गरीब समाज को 2 रुपए किलो के चावल खिलाना नहीं चाहता, 50 पैसे किलो के चावल खिलाना नहीं चाहता, जैसे झारखंड की सरकारें बोलती हैं, जैसे आपके बंगाल की सरकार ने अभी कहा है कि वो ममता बनर्जी ने कहा है कि हम आपको चावल फ्री दे देंगे। तो माननीय साहब कांशीराम जी कहा करते थे हम आपको 2 रुपए किलो वाले चावल, 50 पैसे रुपए किलो वाले चावल और फ्री वाले चावल खिलाना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप जो है मजबूती स्थिति में आए, रोजगार प्राप्त करें, फिर आप 2 रुपए किलो वाले नहीं 200 रुपए किलो वाले चावल खाने का काम करें। आप किसी को ऊपर साथियों डिपेंडेंट ना हो। आपने देखा होगा हम लैट्रिन बनवा देंगे, हम ये बनवा देंगे, हम आपको भत्ता दे देंगे, लेकिन आदरणीय बहन जी कहती हैं कि हम आपको रोजगार देंगे जब आपके घर के अंदर 50,000 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह आएगी, तो आप 1 महीने के पैसे में आप अपने लैट्रिन बाथरूम बनवा लेना, दूसरे महीने के पैसे में आप लैपटॉप खरीद लेना, और तीसरे महीने के पैसे में आप अपना और जो आपके घर की जरूरत की चीजें हैं
उनको खरीद लेना, अपने अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी बच्चियों की आप शादी कर लेना। इसलिए साथियों ये जो कार्यक्रम है ये इनका राजतंत्र स्थापित करने का साथियों उनकी सोच है। लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये साथियों आपको आगे चलकर के समझ में आएगा। सत्ता का गलत प्रयोग कर आम जनता की आवाज को दबाना, सत्ता का गलत प्रयोग करके आम लोगों की ये आवाज को दबाते हैं, जैसे देशद्रोही करार कर देना सम्मानित साथियों, किसी को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाल देना, एनकाउंटर कर देना, संपत्ति को जब्त कर लेना। तो साथियों ये क्या है, जिससे कि लोग जो है आंदोलन ना करें, लोग क्रांति के लिए ना चले, लोग चुपचाप अपने घर पे बैठे रहें और इनका राजतंत्र स्थापित हो सके। साथियों ये उसके टूल्स है सारे के सारे। इस प्रकार साथियों चुनाव में जो धन का जो गलत प्रयोग किया जाता है इसको साथियों आप जानते हैं, आदि इसी प्रकार के सारे टूल्स का ये लोग प्रयोग करके सम्मानित साथियों राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन राजतंत्र स्थापित होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, जो इनका प्रयास है, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, तो आगे भविष्य में क्या होगा ये साथियों हम आगे अगली स्लाइड में हम आपको साथियों बताते हैं। आखिर धनबल जो वैश्य समाज को हम लोग मानते हैं उसमें जैन साथियों वो मैन है, राजनीति जो सोच है इस समय वो मैन है। इस समय आरएसएस की नहीं चल रही है, इस समय भाजपा की नहीं चल रही है, इस समय चार लोग अडानी और अंबानी की और आपके ये जो अमित शाह मोदी जी जो चारों एक ही बिरादरी के हैं, इन चारों की चल रही है सम्मानित साथियों। इसलिए इन्होंने ये प्रवेश किया यहाँ पर, उसके बाद इनका वैश्य समाज का धन प्रयोग किया जा रहा है, जो थोड़ा बहुत इनके पास में बचा हुआ है, बाकी सब इनके पास जा रहा है। इस प्रकार से साथियों सफलता को लेकर बेफिक्र क्यों हैं साथियों, ये आपके सामने बहुत बड़ा प्रश्न साथियों निकल के आया है कि ये लोग जो हैं, ये लोग जो सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, ये अपनी सफलता को लेकर के बेफिक्र क्यों हैं, क्योंकि सम्मानित साथियों इनकी बेफिक्रता थोड़ा प्रयास करने के बाद इनकी बेफिक्रता जायज है, क्योंकि साथियों इन लोगों को जानकारी है चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग कुछ भी कर लें, ये वोट फिर भी हमारी भाजपा को ही देंगे सम्मानित साथियों, ऐसा इन लोगों को आभास है, ऐसा इनके सामने साथियों आप लोग देख सकते हैं। भाजपा जो है आपके जो है बेशक वहां पर हार गई है, लेकिन उसका ग्राफ बढ़ा है वहां पर साथियों। बंगाल के अंदर आपने देखा होगा इतना बड़ा आंदोलन किसान भाइयों को चला, जिसमें सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लोग हमारे शरीक हुए, क्षत्रिय समाज के लोग भी शरीक हुए साथियों। किसानों के नाम पे इतना बड़ा अत्याचार हुआ और किसानों का इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इतना बड़ा आंदोलन चला, पूरे वर्ल्ड में वो छाया, लेकिन सम्मानित साथियों उसके बावजूद भी भाजपा को वोट दिया गया, क्योंकि साथियों ये तो ईवीएम का मामला भी नहीं था, ये तो आपके बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, तो साथियों वो भी लगभग जो है बराबर ऊपर रही है। तो साथियों उनको जानकारी है कि उनको पता है कि ये कुछ भी करेंगे लेकिन ये वोट भाजपा को ही देंगे। ये जो आप लोग की कमजोरी है, हमारे देश के लोग की ये जो कमजोरी है, तो साथियों इसको लेकर के वे लोग बेफिक्र है, यहीं पर हम लोग चोट खा रहे हैं सम्मानित साथियों। ये साथियों ये आपको समझना पड़ेगा कि इसीलिए जनबल बहुजन के अधिकांश लोग अभी भी उन्हीं को अपना वोट देते हैं। तो साथियों इसीलिए वे लोग बेफिक्र हैं, इसको आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना अभी जो चुनाव हुए थे, जिला पंचायत चुनाव जो हुए थे, उसमें भाजपा की एक भी सीट नहीं आनी चाहिए थी, तो तब तो ये माना जाता कि आपका आंदोलन सफल रहा। आप लोग सम्मानित साथियों आपने फिर भी बहुत से लोगों ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी बहुत से लोगों ने जिन्होंने पहले भी वोट दिया था, उन्होंने उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जो इस देश में ये लोग राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, तो इसमें गलती हम लोगों की ज्यादा है, इनका प्रयास तो साथियों हर एक आदमी अपना अपना चाहता है। साथियों हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये लोग वोट क्यों दे देते हैं इन लोगों को, इसके पीछे क्या है, वो नेतृत्व को स्वीकार करने में संकोच करते हैं सम्मानित साथियों। वो सोचते हैं हम कैसे करें, जो लोग सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी जाति नीची है, इस जातिवाद की वजह से सम्मानित साथियों वो अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण भी वोट बहुजन समाज पार्टी को देता है, लेकिन अधिकांश वोट भाजपा को मिलता है, इसलिए वो जीतती है। हम लोग उसको जो है उसको सबक नहीं सिखा पा रहे हैं सम्मानित साथियों। यह मामला केवल ये नहीं है कि आप लोग वोट दें इसलिए हम आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। साथियों आप लोगों को जानकारी होगी
आपके ये एक बुद्धि का एक परिचय है सम्मानित साथियों। एक बार जाट समाज के लोगों ने महापंचायत कही थी राजस्थान के अंदर। जाट समाज के लोगों ने एक महापंचायत कही थी राजस्थान के जयपुर में। वहां पर उनकी मांग थी कि हमारे जाट समाज को ओबीसी में शामिल किया जाए। तो साथियों उनकी मांग को माना नहीं जा रहा था सरकार के द्वारा, लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम जी को जाट समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि बनाया, जयपुर में मुख्य अतिथि बनाया। लगभग 5 लाख से लेकर के 7 लाख लोग उस मीटिंग में शामिल हुए। केवल मान्यवर साहब कांशीराम जी ऊपर मंच पर चढ़े थे। उसके बाद 2 बात कह करके उसके बाद वो नीचे उतरे थे। उनको उन्होंने बताया कि जाट समाज के लोगों आपको भी थोड़ा सचेत होने की जरूरत है। सम्मानित साथियों इसी प्रकार से बात चली और उसके बाद ये कहा कि आप लोगों को सरकार को सचेत करना होगा, गिराना होगा, अपना वजूद दिखाना होगा। ये बात कह के साहब कांशीराम जी उससे नीचे उतरे और साथियों उसके बाद नीचे उतरने के बाद जैसे वो दिल्ली की तरफ के लिए रवाना हुए, इतनी देर में साथियों दिल्ली पहुंचने से पहले जाट समाज के लोगों की मांग को वहां की तत्कालीन सरकार ने स्वीकार किया और जाट समाज के लोगों को ओबीसी में डाल करके रिजर्व कोटे में साथियों डालने का काम किया। वो मांग को पूरा किया। क्यों? इसलिए सम्मानित साथियों यही गलती हम लोग कर रहे हैं। हमको साथियों देखना होगा। वोट देना ना देना बात की बात है, पहले आप लोग सरकार के घुटने तो टिकाने का काम कीजिए। लेकिन हम विरोध करते हैं, हम परेशान होते हैं, हम विरोध करते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों हम लोग विरोध करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर में अपना वोट उसी पार्टी को दे देते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों वे लोग इसी चीज का फायदा उठा करके धन के आधार पर ये लोग साथी ये जो लोग हैं इसका प्रयोग करके इस देश में राजनीति को अपने को सफलता प्राप्त करके देश में राजतंत्र को स्थापित करने का साथ उनका प्रयास है। आप जानते होंगे इसमें सभी लोग परेशान हैं सम्मानित साथियों। मैं खासतौर से ब्राह्मण भाई अच्छी तरह से इस बात से जानते होंगे। आप लोग जानते हैं कि आपको अधिकांश मोदी जी ने, शाह जी ने आपको अधिकांश जो है आपको वो बनाया है, क्या बोलते हैं, जज बनाया है आप लोगों को सम्मानित साथियों। आपको जज बनाया है और जज से आपको ऑर्डर करवा देते हैं ये लोग कि भाई फलाने आप रेलवे स्टेशन को आप बेच दीजिए। तो साथियों वो ठेका किसको दिया जाता है? जज जो है जो ऑर्डर करता है रेलवे स्टेशन को, वाराणसी के रेलवे स्टेशन को ठेके पे देने के लिए जो जज जो साइन करता है वो ब्राह्मण होता है, लेकिन वो ठेका जो दिया जाता है उस वाराणसी रेलवे स्टेशन का जो ठेका दिया जाता है वो वहां के अडानी और अंबानी को दिया जाता है। तो साथियों इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आप लोग समझते भी जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए सम्मानित साथियों ये बातें हमने आपको बताई, हमको इस बात को समझना होगा कि ये आपको राजतंत्र अगर इस देश में स्थापित हो गया तो राजतंत्र में लोकतंत्र में क्या अंतर होता है साथियों हमने ब्रीफ में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ब्राह्मण का वजूद समाप्त हो जाएगा। अगर ब्राह्मण अपने आप को मानते हो बड़े तुर्रम खां कि हम लोग वो नहीं होंगे, तो इतिहास को आप उठा के देख लेना, ब्राह्मणों का वजूद समाप्त हो जाएगा। वो केवल राजा के मंत्री बन पाएंगे और क्षत्रिय जो है वो केवल सेना के अध्यक्ष बन पाएंगे। वैश्य जो है केवल छोटे छोटे व्यापारी बन पाएंगे और जो बहुजन शब्द है जो शूद्र जो है वो केवल सेवक बन पाएंगे। और अगर इस देश में लोकतंत्र बना रहता है, चलता रहता है, तो ये सारी चीजें आपके फायदे में रहेंगी। यहाँ पे सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इसलिए सम्मानित साथियों इस देश में राजतंत्र स्थापित करने का इन लोगों का पूरा प्रोग्राम है। आप लोगों को, हम लोगों को इस कार्यक्रम को उनके को पूरा नहीं होना देना है। उसके साथियों हम लोगों को इसके लिए हमने आपको जानकारी दी। इसलिए सम्मानित साथियों निष्कर्ष में हम आपको बताते हैं कि ये आपके बीच में साथियों निष्कर्ष में ये बात कही गई है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कही थी कि 21वीं सदी हमारी होगी, अब बहुजन की बारी होगी। साथियों बहुजन का मतलब SC ST OBC माइनॉरिटीज नहीं है। यहाँ पर बहुजन का मतलब जनबल से है, जिसके पास जितनी ज्यादा संख्या होगी वो इस देश का राजा बनेगा। इसलिए सम्मानित साथियों ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, याद रखना अगर आप लोग इन जैनियों के चक्कर में फंस गए तो ये देश बर्बाद होना निश्चित है और फिर पूरा का पूरा देश राजतंत्र में निकल चला जाएगा और धन का प्रयोग करके, धन को सैनिटाइज करके आप लोगों को सबको ये लोग अपने अधीन कर लेंगे। जब आपसे जमीन छीन लेंगे, आप जानते होंगे इस देश में जैन समाज एक ऐसा है
जो कभी कृषि नहीं करता है। बाकी सभी लोग कृषि करते हैं, तो सभी की जमीन को वो छीन लेंगे। उसके बाद साथियों ये जो किसान है, जो ओबीसी है, जो क्षत्रिय है, जो ब्राह्मण, जो कृषि करता है, जो ओबीसी कृषि करता है, ये सारा का सारा जो है ये इन चंद पूंजीपति लोगों के हाथों में साथियों नीलाम हो जाएगा, उसमें चला जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों उनसे आपको बचाना है। ये साथियों ये नियम भी होता है कि ये जो है ये नियम के अनुसार ये चलता भी है। तो राजनीतिक रूप से जागरूक करने का काम जारी रखना होगा। हम लोग को सम्मानित साथियों राजनीतिक रूप से सभी को जागरूक करने के लिए अपना काम जारी रखना होगा। जो लोग मूवमेंट में काम कर रहे हैं, आंदोलन में काम कर रहे हैं, वो अपने काम को जारी रखें। एक दिन वो आएगा जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी सभी जाति धर्मवादी के लोग के पास में जब उनको आभास होगा, जब उनको सत्ता में जो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, ब्राह्मणों को जो सताया जा रहा है, एनकाउंटर किया जा रहा है, उनका हिस्सा छीना जा रहा है, क्षत्रिय भी असंतुष्ट है। जब धीरे धीरे ये ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग, वैश्य लोग, ओबीसी लोग, सभी लोग जब धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीतिक रूप से असंतुष्ट महसूस करते हुए चले जाएंगे, तो एक दिन ये साथियों सभी लोग आपके साथ खड़े हुए नजर, आपके साथ धीरे धीरे आपके साथ आते चले जाएंगे। तो सम्मानित साथियों जो उनका प्रयास है कि धनबल के आधार पर धनबल वाले पर सबसे पहले वाले में 2 से 3 हो डाउन। तो यहाँ पे साथियों जी यहाँ पे साथियों आपको समझना होगा। तो जो आगे जो आने वाली जो सीक्वेंस है वो साथियों इनका आने वाला है, जो अपने आपको पिछले स्लाइड में बताया। इस प्रकार से सम्मानित साथियों ये चलता रहा, इस प्रकार से ये भारत में चलता रहा। अगर इन लोगों ने इग्नोरेंस कर दी, ये लोग नहीं समझे इस बात को, इन लोगों की बात को ये लोग नहीं समझे हैं, तो सम्मानित साथियों इनकी भी बर्बादी निश्चित है। सम्मानित साथियों इनके भी व्यापार छिन्न है। चंद पूंजीपति लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ लोगों के एक ग्रुप बन रहा है, जिसमें से इंडिया की तरफ से 1-2 लोग उसके साथ रिप्रेजेंटेटिव है। उस बात को मैं यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा, आपको दिखना होगा। इनका साथियों सबका दुरुपयोग, इनका सबका प्रयोग करके, इनका दुश्मन बना करके इस देश में सत्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ये सीक्वेंस है, तो ये नियम होता है। इस समय ये यहाँ पर इनके बीच में संघर्ष चल रहा है, ये भी हिस्सा अपना मांग रहा है, तो ये यहाँ से इधर को आना है। तो साथियों जब ये यहाँ पर आएगा तो जनबल का इस देश में शासन होगा, और जनबल के शासन को ही सम्मानित साथियों इस दुनिया में जनबल के शासन को ही साथियों लोकतंत्र कहते हैं। जिसकी ज्यादा वोट होंगे उनका ही साथियों इस देश में राजा बनेगा। तो इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके, धर्मवाद से ऊपर उठ करके देश के हित में आप लोग जो मूवमेंट चल रहा है, इसके साथ में आप लोग शरीक होकर के, इसमें शामिल होकर के इस देश को बचाने के लिए काम करें। तो ये इस देश का राजनीतिक भविष्य है। इसीलिए माननीय साहब कांशीराम जी ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी। और अब बहुजन का मतलब होता है कि अब बहुजन का मतलब होगा यहाँ पर कि जिसका वोट ज्यादा होगा, सभी जाति धर्मवादी लोग आपस में मिलकर के इस देश को बचाने के लिए काम करेंगे। तो जब तक उपरोक्त सभी जाति जो लोग हैं आपके साथ में, जब तक उपरोक्त सभी लोग जनबल की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक वो अपने समाज का, देश का नुकसान करेंगे। जब तक जो ये आंदोलन चल रहा है देश के अंदर, अगर ब्राह्मण भाई, क्षत्रिय भाई, वैश्य भाई अगर इस आंदोलन में, सामाजिक परिवर्तन के, लोकतंत्र को स्थापित करने के आंदोलन में, इस देश में इस संविधान को बचाने के आंदोलन में अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी लोग अगर इसमें शामिल नहीं होंगे, तो तब तक साथियों ये अपने आप को भी बर्बाद करेंगे, अपने समाज को भी बर्बाद करेंगे और इस देश को भी बर्बाद करेंगे। सम्मानित साथियों, इसलिए हमारा आप सभी साथियों से निवेदन है कि भविष्य में जो है वो राजतंत्र को समाप्त इनका बनाने का प्रयास है, लेकिन लोकतंत्र इसमें आने के पूरे चांस हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी सभी लोग धीरे धीरे उनसे असंतुष्ट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो जुड़ करके एक साथ। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस आंदोलन को आप जारी रखें, इस आंदोलन में आप फूट ना पड़ने दें। ये आंदोलन जारी रहेगा तो एक दिन सभी जाति धर्मवादी लोग इसमें आपके साथ मिलेंगे और इस देश में जो राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं उसके स्थान पर लोकतंत्र, जन का बल, जनबल का इस देश में शासन होगा। आप लोगों का, गरीब लोगों का इस देश में शासन होगा। तो इस देश की जो राजनीतिक जो भविष्य है
वो ये है कि इस देश में जनबल का शासन आने वाला है। भाजपा इस प्रकार की जो पार्टियां हैं जो इस देश में फूट डालना चाह रही हैं, उनका साथियों इस देश में इस देश से वो लोग समाप्त होने जाएंगे और आगे आने वाले चुनाव में आप लोगों का, गरीब समाज के लोगों का शासन स्थापित होगा। तो इसलिए उसके बाद ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। इसलिए मेरा सभी साथियों से, नौजवान साथियों से, मुख्य रूप से सभी जाति धर्म बरादरी के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस मूवमेंट में जुड़ के इस देश को बचाएं, इस संविधान को बचाएं, तभी ये देश बच पाएगा। अन्यथा आपकी भी बर्बादी होनी निश्चित है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे स्थान पे आप रहे हो, और आप लोग बर्बाद हो गए तो आपको ऊपर से गिरने में बहुत चोट लगेगी। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है। तो ये साथियों हम लोग आज आपके बीच में लेकर के आए कि भारत का राजनीतिक भविष्य जो है आगे जाकर के, सम्मानित साथियों, जनबल का साथियों इस देश में सरकार आने वाली है। और जनबल के बारे में हमने आपको बताया, जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा था, इसी बात को लेकर के सभी लोग जो सोच रहे थे, अपनी उनकी प्लानिंग थी, तो आगे भविष्य में आप लोगों की सरकार आएंगी, आपका शासन आएगा, हम ऐसी आशा उम्मीद करते हैं। तो भविष्य के लिए हमारे साथियों ये प्रेडिक्शन है कि आगे भविष्य में जनबल का शासन इस देश में आने वाला है। ये आपको 2022 से दिखना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने स्लाइड को बनाया, हमारे पूरे स्लाइड को बनाया, हमारे भाई साहब जो है नितिन प्रकाश जी, हमारे भारत गौतम जी जो इस कैमरे को इस समय चला रहे हैं और कंप्यूटर को देख रहे हैं, स्लाइड्स को आगे पीछे कर रहे हैं, हमारे जो भाई, हमारे एडवोकेट निमेश जी, अमित निमेश जी, अमित पंत बौद्ध जी, और हमारे जो है इंजीनियर साहब जी, इन सभी का हम धन्यवाद करते हैं, सभी साथियों को धन्यवाद करते हैं, निवेदन करते हैं इसको आप सुनने के बाद आगे शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह, जय बसपा। धन्यवाद सब।